हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स। और आज का आपका टॉपिक है यूनिट एंड मेज़रमेंट। बहुत ही पुराने समय से मेज़रमेंट की आवश्यकता हमें पड़ती रही है, तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वांटिटीज़ के विषय में। तो क्वांटिटीज़ के विषय में अगर हम बात करें तो क्वांटिटीज़ हमारी दो टाइप की होती हैं, एक सामान्य और दूसरी भौतिक, जिसमें हमें इस पर थोड़ा अधिक फोकस करना है। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। तो देखिए, क्या है सामान्य और क्या है भौतिक। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो व्यक्ति बहुत खाना खाता है। अब बहुत खाना खाता है, इसमें उस बहुत को मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। हमने एक दूसरे व्यक्ति से कहा, तुम हमेशा बहुत दुखी रहते हो, इतना दुखी हो के क्या करोगे? तो उसकी जो सैडनेस है, इसका मेज़रमेंट नहीं है। जैसे कि मैंने कहा मैं बहुत खुश रहता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मैं कितना खुश रहता हूँ, मेरे प्लेज़र का कोई मेज़रमेंट नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका मेज़रमेंट संभव नहीं है, उन्हें हम सामान्य राशियाँ कहते हैं। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका मेज़रमेंट संभव हो, जिन्हें किसी भी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, इन सभी क्वांटिटीज़ को हम भौतिक राशियों के अंतर्गत रखते हैं। तो भौतिक राशियों का मतलब द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। वे सभी राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है, वे सभी भौतिक राशियाँ होती हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम आपसे कहें कि अगर आपको एक बोरी दी जाए और उसे उठाना है, उठाकर उसका द्रव्यमान बताना है, आपको किसी चीज़ की लंबाई मापनी है तो लंबाई माप सकते हैं। अगर हम समय की बात करें तो समय प्रेजेंट टाइम में घड़ियों के द्वारा मापा जाता था, और पुरानी व्यवस्था में आपको याद होगा वो बालू का एक सिस्टम होता था जिसको उल्टा करके रख दिया जाता था, उससे हम समय मापते थे। हम वेग की बात करें, हम टेम्परेचर की बात करें, हम फोर्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। तो इन सभी को हम भौतिक राशियों के अंतर्गत रखते हैं। तो भौतिक राशि का अर्थ है मेजरेबल क्वांटिटी, जिसे मेज़र किया जा सकता है, वो सब कुछ भौतिक राशियों के अंतर्गत आता है। अब बात आती है कि इस भौतिक राशि को मापा कैसे जाए। मापने के लिए हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके द्वारा हम अपनी भौतिक राशि को माप सकें। तो उस सिस्टम को बनाने के लिए हमने बनाया एक मानक मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट। तो मानक मात्रक क्या है? मानक मात्रक की अगर हम बात करें तो हर राशि को मापने के लिए हमें एक तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। मैं इसके लिए एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जो कि आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लोरीन पर 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? तो 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर कुछ ना कुछ आवेश होता है। तो क्लोरीन का आवेश कितना है? तो हम कहेंगे क्लोरीन पर आवेश की मात्रा 17 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 17 प्रोटॉनों के आवेश की मात्रा के बराबर है। हम यहाँ पर क्लोरीन पूरे एटम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसके बाहर की बात करेंगे तो उसमें ऋणावेश भी है, और अंदर की बात करेंगे तो उसमें धनावेश है। तो क्लोरीन में धनावेश की मात्रा निकालनी है तो प्रोटॉन की संख्या से, और ऋणावेश की मात्रा निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से निकालेंगे। परंतु यहाँ पर हम देखें कि जो इलेक्ट्रॉन है उसी को हम एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए हमारा जो मेन रोल है वो इलेक्ट्रॉन का है। तो सबसे छोटी जो क्वांटिटी है वो है हमारे पास आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन। तो हम आवेश की मात्रा के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कहा क्लोरीन पर 17 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है,
इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक मानक है। जैसे हमने आपसे कहा कि ये हमारे पास एक डस्टर है और हमें इस डस्टर की लेंथ बतानी है, और इसकी लेंथ बताने के लिए हमने आपको एक छोटी सी बॉटल दी, ये दिख रही है आपको। अब इस बॉटल के पास, ये आप ब्लैक निशान इस पर देख रहे हैं, ये इस बॉटल की चौड़ाई है। तो अगर हम देखें कि ये बॉटल इस डस्टर पर कितनी बार चौड़ाई के रूप में आएगी, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो बॉटल इस पर 7 टाइम्स आई। तो हम ये कहेंगे द लेंथ ऑफ दिस डस्टर इज इक्वल टू 7 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ दिस बॉटल। कहने का मतलब है कि इस डस्टर की लंबाई इस बॉटल की चौड़ाई के 7 गुने के बराबर है। तो अगर मैं इसको एक यूनिट बनाऊं तो मैं ये कहूँगा कि डस्टर की लंबाई 7 यूनिट है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनिट है क्या। यूनिट एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन है। हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से मिलकर बना है। जैसे कि हम बात करें किसी भी प्रकार के परमाणु के बारे में, तो परमाणु प्रोटॉनों से, इलेक्ट्रॉनों से और न्यूट्रॉनों से मिलकर बने। फिर हम बात करते हैं अणु, तो अणु परमाणुओं से मिलकर बने। फिर हम बात करते हैं पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ में बहुत सारे अणु होते हैं, अणुओं की संख्या होती है, ठीक है ना। तो हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी है, इसलिए मात्रक जो है वो एक तुलनात्मक अध्ययन है। परंतु इस मात्रक के तुलनात्मक अध्ययन में किस सिस्टम को हमें यूनिट बनाना है और किस सिस्टम को हमें यूनिट नहीं बनाना है, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। जैसे कि मैंने अभी बॉटल को चुना यूनिट बनाने के लिए, लेकिन सोचिए क्या इस तरह का जो बॉटल है ये दिल्ली में भी अवेलेबल होगा, तमिलनाडु में भी मिलेगा, क्या हर जगह अवेलेबल होगा? और अगर इस तरह का बॉटल हर जगह अवेलेबल नहीं है तो हम इसे एक यूनिट नहीं बना सकते, क्योंकि यूनिट के लिए एक ऐसा सिस्टम हमें चाहिए जो इजीली हर जगह अवेलेबल हो। तो हम पहले समझते हैं कि एक यूनिट में किस किस प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये हैं हमारे एक मात्रक की विशेषताएं। सबसे पहले सिस्टम पर हम चर्चा करते हैं उपर्युक्त आकार। उपर्युक्त आकार का मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम एक यूनिट बना रहे हैं उसका आकार ऐसा होना चाहिए जिसे हम बहुत ही आसानी से कहीं भी ले जा सकें, ला सकें। जैसे कि मान लीजिए हमने जो है एक स्केल को एक यूनिट बनाया, ठीक है। तो अगर स्केल को हम देखें तो स्केल को हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते थे, इसलिए हमने स्केल को यूनिट बनाया। और अभी हम यही जो स्केल आपको दिख रही है इसको बहुत हैवी साइज का बना दें, इतना मोटा और बहुत लंबा। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन की पटरी, उसे हम स्केल बना दें। तो ट्रेन की पटरी को हम हर जगह ला नहीं सकते, हर जगह रख नहीं सकते। अभी हमें अपनी कॉपी पे 6 सेंटीमीटर्स की लाइन खींचनी है और हम कहें उठा लाओ ट्रेन की पटरी, खींचिए लाइन, तो ऐसी कंडीशन में संभव नहीं। तो हमारा जो मानक मात्रक है जिसे हम यूनिट बनाने वाले हैं उसका आकार उपयुक्त होना चाहिए। बात करते हैं दूसरी, सुलभता से प्राप्त। हम जिस भी मटेरियल को उपयोग करने वाले हैं वो आसानी से ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सुलभता से प्राप्त हो सके, ऐसे ही सिस्टम को हम यूनिट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि टेम्परेचर को मापने के लिए हमने जल को मानक लिया और उसके हमने 2 पॉइंट्स लिए, एक फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक जो कि होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा हमने लिया उसका बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक जो कि होता है 100। और हमने सभी प्रकार के मात्रक जो टेम्परेचर के हैं वो इसी 2 टेम्परेचर्स के बीच बनाए, 0 से लेकर 100 तक। तो क्यों हमने जल का उपयोग किया? जल का उपयोग हमने इसलिए किया क्योंकि जल इजीली अवेलेबल था, यहाँ भी, ब्रिटेन में भी, नीदरलैंड में भी, साउथ अफ्रीका में भी, जहाँ जल की कमी है वहाँ भी जल उपलब्ध है। तो जल सभी जगह आसानी से उपलब्ध है, इसलिए हमने जल को
एक सिस्टम चुना ताप का मात्रक बनाने के लिए। तीसरी चीज है प्रतिलिपि बनाने योग्य। मान लीजिए कि आपने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया, वो यूनिट तो उपयुक्त आकार की भी है, सुलभता से मिल भी रही है, लेकिन हम उसकी प्रतिलिपि नहीं बना सकते, हम उसके जैसा दूसरा नहीं बना सकते। तो अगर हम उसके जैसा दूसरा नहीं क्रिएट कर सकते तो हर व्यक्ति को हमारे पास आना पड़ेगा उस चीज़ की माप लेने के लिए, और ये तो संभव नहीं है। इसलिए उसे प्रतिलिपि बनाने योग्य होना चाहिए। चौथी बात है समय के साथ अपरिवर्तित, कि हम जिस चीज़ को यूनिट बना रहे हैं वो समय के साथ अपरिवर्तित हो। जैसे कि ये स्केल है, ये प्लास्टिक की बनी हुई है, और अभी हम देख रहे हैं कि मेरे पास ये पिछले 4 सालों से रखी हुई है और बराबर माप दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में समय के साथ अपरिवर्तित है। परंतु सोचिए कि हमने इसे एक रेडियो एक्टिव मटीरियल से बनाया होता, यूरेनियम से बनाया होता, तो रेडियो एक्टिव मटीरियल में वो स्वयं क्षरित होता रहता है समय के साथ, और समय के साथ अगर वो क्षरित होता रहता है तो ऐसी कंडीशन में अगर 4 साल बाद हम उससे मुलाकात करेंगे तो वो उतना नहीं रह जाएगा। इसका मतलब हमारा यूनिट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगली बात हम करते हैं भौतिक अवस्थाओं में अपरिवर्तित। तो पहले भौतिक अवस्था कौन कौन सी चीज़ हैं ये हम समझ लें। जैसे कि ताप है, दाब है, और भी बहुत सारी। तो इसमें हम चर्चा करते हैं ताप के विषय में। जैसे कि हमने जो है रबर से एक स्केल बनाया। रबर को जब हम धूप में रखते हैं तो उसकी लंबाई बहुत बढ़ जाती है, और जब हम रबर को ठंडे प्रदेशों में रखते, ठंडी जगह पे रखते हैं तो सिकुड़ जाती है। तो ठंडे प्रदेशों में उसी रबर की स्केल से माप अलग आएगी, और गर्म प्रदेशों में उसी स्केल से माप अलग आएगी। तो यहाँ पर हमारी मापन की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमारा जो रबर का स्केल है वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो ताप बढ़ने या ताप घटने दोनों से परिवर्तित हो जाता है। ऐसे उसी रबर पर दाब के प्रभाव की बात करें तो दाब का प्रभाव भी पड़ता है। तो इसलिए अगर हम रबर से स्केल बनाना चाहते हैं तो वो अनुपयुक्त होगा। तो अभी आपको समझ में आ रहा है मानक मात्रक बनाने के लिए उपयुक्त आकार, सुलभता से प्राप्ति, प्रतिलिपि बनाने योग्य, समय के साथ अपरिवर्तित, और भौतिक अवस्थाओं में भी अपरिवर्तित होने वाली चीज़ को ही हम एक मानक मात्रक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम मेज़रमेंट की बात करते हैं तो मेज़रमेंट में 2 चीज़ें हैं, एक राशि और दूसरा उसका मात्रक। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा क्वांटिटी। तो कोई भी क्वांटिटी 2 चीज़ों से बनती है, एक न्यूमेरिक वैल्यू और साथ में इसकी यूनिट। तो क्वांटिटी यानी कि राशि 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, एक आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा उसका मात्रक। जैसे मैंने लिखा लेंथ ऑफ अ स्केल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए लेंथ, ये क्वांटिटी है, ठीक है। 15 ये आंकिक मान है जिसको हम न्यूमेरिक वैल्यू कह रहे हैं, और सेंटीमीटर ये हमारा मात्रक है अर्थात यूनिट है। तो देखिए क्वांटिटी से हमने चूज़ किया Q, न्यूमेरिक वैल्यू से हमने चूज़ किया N, एंड लास्ट मोस्ट इज यूनिट U। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है Q इज इक्वल टू NU। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.31 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो देखिए
इसमें मास, ये है क्वांटिटी, 9.31 इंटू 10⁻⁻31 ये है आपका आंकिक मान, न्यूमेरिक वैल्यू, और केजी इसमें है यूनिट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्वांटिटी है, 9.8 न्यूमेरिक वैल्यू है, और मीटर पर सेकेंड ये इसका यूनिट है। तो किसी भी भौतिक राशि में दो चीज़ें छिपी हुई होती हैं, एक उसका आंकिक मान और दूसरा उसका मात्रक। तो ये बात आपको सबको समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं कि जो मात्रक हैं यानी कि यूनिट, ये कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट में हमने देखा है ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मूल यानी कि फंडामेंटल, दूसरे पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री, और तीसरे होते हैं व्युत्पन्न यानी कि डेराइव्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल राशि और उसके मात्रक के बारे में। मूल की अगर बात करें तो मूल का मतलब होता है जड़, और पूरा वृक्ष जड़ पर टिका होता है। तो इसी तरह से राशियां भी जो होती हैं उसमें कुछ राशियां होती हैं मूल राशियां, और उनके जो मात्रक होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। तो ऐसी राशियां जो किसी अन्य दूसरी राशि पर निर्भर ना करती हों, किसी भी अन्य राशि पर निर्भर ना करती हों, या किन्हीं दो अन्य राशियों से मिलाकर बनाई ना जा सकें, या उसे तोड़कर दो या दो से अधिक प्रकार की राशियां बनाई ना जा सकें, ऐसी राशियों को हम मूल राशि कहते हैं। और उनके जो मात्रक हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा द्रव्यमान, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि एक बस की लंबाई 10 मीटर है और उसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। तो बस की लंबाई 10 मीटर है और द्रव्यमान 500 किलोग्राम है, और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अचानक टेम्परेचर में बदलाव आ जाता है, तो टेम्परेचर में बदलाव आने से जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। और क्योंकि मैंने पहले ही इस बात की चर्चा कर चुका हूँ कि जब हम यूनिट बनाएंगे तो यूनिट एक ऐसे सिस्टम से बनाएंगे जो है भौतिक अवस्थाएं जो है उसमें परिवर्तन न कर सकें, भौतिक अवस्थाओं से वो अपरिवर्तित रहे। तो ऐसी कंडीशन में जिस चीज़ से हम लेंथ का मेज़र कर रहे हैं वो भी अपरिवर्तित रहेगी। तो ताप हमारी लंबाई पर प्रभाव नहीं डाल रहा, ताप हमारे द्रव्यमान पर प्रभाव नहीं डाल रहा, और इसी तरह से लंबाई और द्रव्यमान भी ताप पर प्रभाव नहीं डालते, समय पर प्रभाव नहीं डालते। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, इन सभी को हम क्या कहेंगे? मूल राशियां कहेंगे। तो जो आपकी मूल राशियां हैं ये 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और इनके जो मात्रक हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का केल्विन, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो ये अन्य किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करते, अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते, इस आधार पर इन्हें हम मूल कहते हैं। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मूल से थोड़ा सा हटकर हैं, वो खुद भी किसी पर निर्भर नहीं करती परंतु हर जगह उपयोग में नहीं लाई जाती। तो हर जगह उपयोग में न लाई जाने के कारण इन्हें हम थोड़ा सा अलग रखते हैं, और क्योंकि हमें इन्हें मात्रकों की श्रेणी में ही रखना है, सप्लीमेंट के रूप में ही रखना है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? पूरक मात्रक। तो पूरक में दो चीज़ें आती हैं, एक कोण और एक घन कोण। तो जो कोण है उसका मात्रक रेडियन होता है, और जो आपका घन कोण है उसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। मैं कोण और घन कोण को थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे।
जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक सर्किल है और एक कोन है। एक व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और ये एक ऑब्जर्वर बैठा इसे देख रहा है और ये यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचता है। अब ऑब्जर्वर की दृष्टि इधर है, तो ऑब्जर्वर की आइज़ पहले इस डायरेक्शन में थी, अभी इस डायरेक्शन में है, तो आइज़ को उसे इतना रोटेट कराना पड़ा, इतना घुमाना पड़ा। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी बन रही है इसे हम कहते हैं कोण और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। ठीक है। और अगर हम इस कोण की बात करें तो कोण को अगर हम देखें तो फ्रंट से अगर देखें तो हमें एक ट्रायंगल दिखेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो बनेगा वो कोण बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम इस कोण को नीचे से देखते हैं तो यहाँ पर एक सर्किल जैसा आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस स्थिति में इसे हम कहते हैं घन कोण। क्या कहते हैं? घन कोण। और घन कोण को जो मापा जाता है उसे हम स्टेरेडियन में मापते हैं। तो हमारी जो पूरक राशियां हैं वो दो हैं, कोण और घन कोण। इनके मात्रक हैं रेडियन और स्टेरेडियन। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशि और उसके मात्रक पर। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न में शब्द छुपा हुआ है उत्पन्न, यानी कि एक ऐसी राशि जिसे उत्पन्न किया गया है, अर्थात किन्हीं दो या दो से अधिक भौतिक राशियों, भौतिक मूल राशियों से मिलाकर बनाए गए। जैसे कि हमने आपसे कहा कि एक व्यक्ति यहाँ पर था, ये है लोकेशन ए, और थोड़ी देर में ये लोकेशन बी तक पहुँचा। तो सबसे पहले हमने राम से कहा तुम जाओ, उसके बाद हमने श्याम से कहा तुम जाओ। ठीक है। तो राम जो है ये लेते हैं 5 सेकेंड्स और श्याम जो है ये लेते हैं 8 सेकेंड्स। तो राम ए से बी जाने में 5 सेकंड लेते हैं, श्याम ए से बी जाने में 8 सेकंड लेते हैं। तो दोनों ही जा ए से बी ही रहे हैं, दोनों ही एक प्रकार की दूरी तय कर रहे हैं, लेकिन दोनों समय अलग ले रहे हैं। तो समय अलग लेने की वजह से यहाँ पर एक नई क्वांटिटी का जन्म होता है जिसे हम कहते हैं चाल, जो कि आपने पढ़ा है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी की अगर बात करें तो दूरी एक प्रकार की लंबाई है, हर प्रकार की दूरी एक प्रकार की लंबाई है, और बटे समय। तो लंबाई के अगर मात्रक की बात करें तो होता है मीटर, और समय के मात्रक की बात करें तो सेकंड, और हम इसे इस प्रकार लिखते हैं ms-1 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल व्युत्पन्न राशि है और मीटर पर सेकंड उसका मात्रक है। चाल क्वांटिटी है। अगर मैं कहूँ कि राम की चाल 5 मीटर पर सेकंड है और श्याम की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, तो देखिए यहाँ पर 5 और 10 क्या हैं? आंकिक मान है, और मीटर पर सेकंड जो है वो आपका यूनिट है। तो चाल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये दो राशियों पर निर्भर करती है। ऐसे हम और भी राशियों के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जैसे कि हमने लिखा बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन को थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, मीटर लंबाई का मात्रक है, और सेकंड समय का मात्रक है। तो इस बल में 3 भौतिक राशियां सम्मिलित हैं, इसलिए इस बल को हम व्युत्पन्न राशि कहेंगे, क्योंकि यह इन 3 राशियों पर निर्भर है। इन 3 राशियों में से कोई भी एक राशि का लोप होने पर बल का मान निकालना संभव नहीं है। तो व्युत्पन्न राशि का अर्थ है जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाए। अब हम बात करते हैं मात्रकों को लिखने के तरीके। तो मात्रकों को लिखने के तरीके में इस बात पर आपको विशेष जोर देना है थोड़ा सा कि जिन लेटर्स का हम यूज़ करते हैं उसमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर हमें किसी भी भौतिक राशि का पूरा मात्रक लिखना है, तो पूरा मात्रक यानी कि पूरी स्पेलिंग के साथ,
तो ऐसी कंडीशन में हम उस भौतिक राशि का जो मात्रक है उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे बल के लिए हम न्यूटन का यूज़ करते हैं, तो हम इसे इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम इसे इस तरह से लिखेंगे। और क्योंकि न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, इसलिए ऑनर के आधार पर इनका जो मात्रक लिखने का तरीका बनाया गया उसे बनाया गया शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एन। तो जो ऑनरेबल व्यक्ति हैं उनके नाम पर जो यूनिट्स बनाई जाती हैं, जब भी उनका शॉर्टली नोटेशन करते हैं तो उसे हम कैपिटल एन से लिखते हैं। लेकिन अगर हम उनके पूरे नाम का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें हम स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, मात्रक लिखते समय हम कभी भी डॉट, डैश, प्रति इनका उपयोग नहीं करेंगे। जैसे कि हमें लिखना है किलोग्राम, मीटर, प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो हमें इस तरह से नहीं लिखना है। हमें इसे लिखना है इस प्रकार से। ये हो गया आपका केजी, मीटर, S-2, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये S-2 हो जाएगी। तो कहीं भी हम डैश, स्लैश और डॉट इनका इस्तेमाल यूनिट में नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं मापन की विभिन्न पद्धतियाँ। तो जब भौतिकी की शुरुआत हुई तो हमें बहुत अधिक राशियों के मापन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हम उस समय मुख्यतः लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन्हीं पर कार्य करते थे। लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इसके विस्तार में जो सबसे पहला सिस्टम आया वो हमारा ब्रिटिश सिस्टम था। और इस ब्रिटिश सिस्टम में हमने यूज़ किया FPS। F का मतलब है फुट, P से है पाउंड और S से है सेकंड। तो फुट लेंथ के लिए, पाउंड मास के लिए यानी कि द्रव्यमान, और सेकंड टाइम के लिए यूज़ होता था। परंतु उसके बाद कुछ समय बाद ये जो फुट, पाउंड और सेकंड ये हमारे बड़े मात्रक हुआ करते थे। इनसे छोटे मात्रकों की भी आवश्यकता पड़ी। तो इनसे छोटे मात्रकों की आवश्यकता पड़ने के कारण हमारी मात्रक की पद्धतियों में कुछ परिवर्तन हुए। तो अगली जो पद्धति आई हमारी वो फ्रांसिस पद्धति आई। और इस फ्रांसिस सिस्टम में हमने जो सिस्टम यूज किया उसे कहा CGS। तो CGS में ये है आपका सेंटीमीटर, ये है आपका ग्राम, और S अभी भी सेकंड है। तो C ये आपका लेंथ का, ग्राम मास का, और ये सेकंड का यूनिट हो जाता है। इसी सिस्टम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो अगला सिस्टम है वो हमारा एक मैट्रिक सिस्टम आता है। और इस मैट्रिक सिस्टम में हमें बड़े मात्रकों का भी उपयोग करना होता है। तो इसके लिए जो हमने सिस्टम सीखा वो है आपका MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में ये हो गया आपका मीटर, ये आपका किलोग्राम, और S से आपका हो गया सेकंड। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति को हम मैट्रिक सिस्टम कहते थे। परंतु जैसे जैसे और राशियों के बारे में खोज होती गई, जैसे ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है, तो इसके लिए हमारा जो MKS सिस्टम था वो छोटा पड़ जाता है। और इस स्थिति में हम इस MKS सिस्टम का पालन नहीं कर पाते हैं। तो इसको जब पूर्णतया प्राप्त कर लिया गया तो एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, जिसमें पूरे विश्व में कहीं भी अगर हम किसी भी चीज़ को मापेंगे तो उसका एक ही यूनिट होता था
और इस सिस्टम को हमने कहा SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने 7 मूल राशियों को चुना और उनके 7 मूल मात्रक को चुना। मैं इसे फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली राशि है लेंथ, लंबाई, मात्रक उसका जो SI है वो मीटर है, लंबाई SI मात्रक मीटर रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। फिर अगला है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के वैसे तो मात्रक अभी हमने देखा पाउंड भी होता है, ग्राम भी होता है, परंतु यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे जो SI सिस्टम है वो है किलोग्राम। तो किलोग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से। तीसरा आता है समय। समय के मात्रक में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसे अभी भी सेकंड कहा जा रहा है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से। ऐसे ही अगला हमारा जो राशि है वो ताप है। ताप का जो हमारा मात्रक है वो केल्विन है। केल्विन एक साइंटिस्ट थे, इनके आधार पर इसे नाम दिया गया, इसलिए हम इसे कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन में जिन बातों का ध्यान में रखना होता है। उसके बाद आपकी आती है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा भी किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती और इसे एक साइंटिस्ट थे मिस्टर एम्पियर, उन्होंने बताया और इनके ऑनर में इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल ए हो जाता है। ऐसे आपकी ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ऐसे ही आपका पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो इस तरह 7 प्रकार की मूल राशियों को SI सिस्टम में सम्मिलित किया गया और SI सिस्टम में 7 मूल राशियों को अपने अपने मात्रक दिए गए। तो अब इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम कहीं भी मात्रका का उपयोग करेंगे तो हम उस मात्रक में SI सिस्टम का उपयोग अवश्य करेंगे। परंतु कई बार हमें छोटी चीज़ों को मापना होता है, कई बार हमें बड़ी चीज़ों को मापना होता है। तो अगर हम मीटर स्केल से अपने मोबाइल की लेंथ मापेंगे तो उसको मापने में मुझे दिक्कत हो सकती है। अगर हम मीटर स्केल से किसी जीवाणु की लंबाई की बात करें तो उसे नहीं माप सकते, तो उसके मापने के लिए हमारे पास एक अलग सिस्टम होना चाहिए। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो जो SI सिस्टम है वो इंटरनेशनल सिस्टम तो है, लेकिन हमें यूनिट्स का कन्वर्जन भी आना चाहिए कि हम उसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे परिवर्तित करें। और परिवर्तित करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम कहते हैं मैट्रिक सिस्टम। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस मैट्रिक सिस्टम को। तो ये है हमारा मैट्रिक सिस्टम। इस मैट्रिक सिस्टम में यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिखाई जा रही हैं, एक है मल्टीपल और दूसरा है प्रीफिक्स। मल्टीपल का मतलब जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है और प्रीफिक्स का मतलब होता है जिसे हमें उसके आगे देखना है लगा हुआ। जैसे हमने कहा सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर में हम अगर SI सिस्टम में जाएं तो SI सिस्टम में तो सिर्फ मीटर होता है, तो इस मीटर के आगे जो जुड़ा हुआ शब्द है सेंटी, तो इस सेंटी को हम प्रीफिक्स कहेंगे। जैसे हमने कहा किलोग्राम, ठीक है, मेगाग्राम, या हमने कहा नैनो सेकेंड, तो सेकेंड हमारा कौन सा मात्रक है? सेकेंड हमारा मूल मात्रक है और इसके आगे जुड़ गया नैनो, तो जो नैनो है ये एक प्रीफिक्स है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट से दिखा रहा हूँ कि हम किसे मल्टीपल कहेंगे और किसे प्रीफिक्स कहेंगे। तो जो हमारा शब्द है वो हमारा प्रीफिक्स है और उस शब्द के हटने पर जो व्यवस्था लागू होती है उसे हम यहाँ पर मल्टीपल कहते हैं। इसे आप सभी लोग ध्यान से देखकर नोट कर लीजिएगा और हम अब इसका यूज़ बताते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ। प्रीफिक्स में जब हम पॉजिटिव पावर्स में जाते हैं यानी कि धनात्मक, तो धनात्मक पावर्स में हम देख रहे हैं 10, 10 की पावर 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। तो इस आधार पर
अगर हमारे पास डेका लिखा है तो डेका को हटाने पर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। जैसे हमने लिखा डेकाग्राम, तो डेका को जैसे ही हटाएंगे तो डेका की जगह क्या आ जाएगा, 10। तो 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम। जैसे हमने लिखा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, तो मीटर को तो हमें रखना है लेकिन इस हेक्टो को हमें हटाना है। तो हेक्टो को हटाना है तो हेक्टो की जगह क्या रखेंगे, 10 की घात 2। तो 1 हेक्टोमीटर का मतलब है 10 की घात 2 मीटर, क्योंकि हेक्टो आपका क्या है, प्रीफिक्स है जो आगे लगा हुआ है, और उसके लिए हमें इस संख्या से मल्टीप्लाई कराना होता है। तो ये आपका हो गया हेक्टोमीटर। तो हेक्टोमीटर का मतलब हो गया 10 टू द पावर 2 मीटर। जैसे मैंने कहा माइक्रोमीटर, तो मीटर आपका मूल मात्रक है, हम मीटर को नहीं हटाएंगे, हमें किसे हटाना है, माइक्रो को। तो माइक्रो को हटाने पर कौन सा नंबर आता है, देखिए 10 की पावर -6। तो माइक्रो को हटाएंगे तो क्या लेकर आएंगे, 10 की पावर -6। इस आधार पर हम अपने मेट्रिक सिस्टम का उपयोग करते हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़े एग्जाम्पल्स से शो करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है मेगावाट। तो हम सभी लोग जानते हैं वाट, वाट आपकी पावर की यूनिट है, शक्ति की, ठीक है। और ये शक्ति का आपका मात्रक हो गया। अब इसके आगे शब्द जुड़ा हुआ है मेगा, लेकिन हमें तो शक्ति वाट में चाहिए, तो वाट में चाहिए, इस वजह से हमें इस मेगा को हटाना पड़ेगा। तो मेगा शब्द को जैसे ही हटाते हैं, मेगा एक प्रीफिक्स है यानी कि मात्रक के आगे आने वाला शब्द, तो इसे हमें हटाना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं 10 की पावर 6, और ये हो गया आपका 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट। ऐसे आपका एक शब्द है फर्मी, इसे हम पूरा पढ़ें तो बोलते हैं फेम्टोमीटर। तो इसमें देखिए मीटर, ये तो आपका लंबाई का मात्रक है ही है, हमें किसे हटाना है, फेम्टो को। तो जो सारणी अभी हमने आपको दिखाई थी उसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा फेम्टो, फेम्टो के स्थान पर हम यूज़ करते हैं 10 टू द पावर -15। तो यहाँ पर देखिए 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। ऐसे यहाँ पर लिखा है डेसी, तो ये जो डेसी है ये नेगेटिव है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं 10 की पावर -1, और ग्राम तो अपनी जगह लिखा ही रहेगा। तो डेसी ये आपका प्रीफिक्स हो गया और ये इसका मल्टीपल हो गया। ऐसे हम कहते हैं डेका, तो डेका की जगह पर हम लिखते हैं 10 की पावर 1। तो अगर डेसी ग्राम लिखा है तो ये आपका हो जाएगा 1/10 ग्राम, और डेका ग्राम लिखा है तो ये आपका हो जाएगा 10 ग्राम। ऐसे ही नैनो सेकंड, तो सेकंड तो हमारा मात्रक है, जो हमारा नैनो है इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, और इस नैनो के स्थान पर हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -9, और सेकंड तो आपके पास लिखा हुआ है। तो इस आधार पर जो हमने अभी आपको सारणी दी है, आप अलग अलग प्रकार के मात्रकों को उसके वास्तविक मात्रक के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें चाहिए था वाट, तो मेगा हटा 10 की पावर 6 आ गया। हमें चाहिए था मीटर, फेम्टो हटा 10 की पावर -15 आ गया। हमें चाहिए था ग्राम, डेसी हटाया 10 की पावर -1 लगाया। हमें चाहिए था ग्राम, तो हमने यहाँ पर डेका को हटाया और 10 की पावर 1 लगाया। हमें सिर्फ सेकंड चाहिए था, नैनो नहीं चाहिए था, तो हमने यहाँ पर कितना लगा लिया, 10 की पावर -9। तो अलग अलग प्रीफिक्स के लिए अलग अलग पावर्स हम यूज़ करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है, इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास के लिए हम आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे होंगे। आप वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद इन नोट्स को रीड करेंगे जो कि आपके रिवीजन के लिए काम आएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। आप इन नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए आपके वीडियो के लास्ट में आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
तो और जो कि प्लेलिस्ट का नोटिफिकेशन है, और इस प्लेलिस्ट से आप आगे के वीडियोस को, इस सेक्शन के आगे के वीडियोस को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।